आज की कहानी ऐसी जो आपके एक बहुत बड़े भ्रम को दूर कर देगी। बहुत सुंदर जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे जीव पशु पक्षी निवास करते थे। उस जंगल में एक बहुत सुंदर चिड़िया रहती थी। वाकई में इतनी सुंदर क्योंकि उसके जो पंख थे वो सोने के थे, अर्थात सोने की तरह चमकती थी। वो बेशकीमती थी। उस पूरे जंगल की रानी कहलाती थी। उस खूबसूरती के कायल उस जंगल के सारे जीव पशु पक्षी थे, रोज उसे देखने आया करते थे। इतनी सुंदर था कि यदि उसके पास कौवा भी बैठे तो कौवा अपने आप को भाग्यवान समझे कि मैं कम से कम इसके पास में बैठा। सब तरह के गुण उस चिड़िया में विद्यमान थे, लेकिन एक अवगुण उस पर भारी पड़ गया और वो था आलसीपन। चिड़िया इतनी आलसी थी कि खुद के खाने की व्यवस्था भी नहीं कर पाती थी, क्योंकि उसे घमंड भी था अपनी खूबसूरती का कि मेरे लिए तो कोई कुछ भी कर सकता है। कहानी समझिएगा दोस्तों। जब सुबह होता था तो सारे पक्षी अपना दाना पानी लेने के लिए निकल जाते थे और दोपहर में और शाम को लौट कर आते थे और अपने घर परिवार के साथ मजे से खाया करते थे। लेकिन चिड़िया को घमंड था कि मैं इतनी खूबसूरत बाहर कैसे जाऊं, मेरे लिए तो हजारों लोग लाइन में लगे हैं। रोज उसके सामने से सुबह कौवा निकलता था जो अपने घर परिवार के लिए कौवा दाना पानी लेने जाता था। वो रोज चिड़िया उसे बुलाती थी और कहती थी इधर आओ। बोले क्या मेरा एक काम करोगे? बोले हाँ, मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आओगे? और कौवा चतुर था, चालाक था, बदसूरत था लेकिन चालाक था। कहता था कि मुझे एवज में क्या मिलेगा, मुझे कुछ दो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं। चिड़िया ने कहा रोज तुम मेरे लिए दाना पानी लेकर आओ, मेरा पेट भरो, मैं तुम्हें रोज एक मेरा स्वर्ण पंख दूंगी। कौवा मान गया। कौवा रोज जाता, उसके लिए खाने को लाता, उसे देकर घर चला जाता और एक सोने का पंख साथ में ले जाता। ये सिलसिला महीनों तक चलता रहा, वर्षों तक चलता रहा। अंत में आकर हुआ ये कि एक दिन चिड़िया के पास अपने पंख ही न रहे। अब अगले दिन कौवा जब वहां से निकल कर जा रहा था, चिड़िया ने कहा सुनो मेरे लिए दाना लेकर आना। आज कौवे ने कहा तेरे पास देने को क्या है? चिड़िया ने कहा तो कुछ नहीं। तो बोले बस घर में बैठो। चिड़िया को समझ में आ गया कि जिस खूबसूरती का मैंने अभिमान किया, जिस खूबसूरती के पीछे मैंने चाहा कि मेरे पीछे तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, वो खूबसूरती कुछ समय की थी। आज ना मैं खूबसूरत हूं और ना आज मैं दाना पानी लेने लायक हूं। अर्थात मेरे दोस्त, अगर आपको नाज है अपनी खूबसूरती का तो याद रखिएगा वो भी किसी काम की नहीं है अगर आप में मेहनत नहीं है। अगर आप में आलसीपन है तो आप ऐसे ही अपना सब कुछ लुटाते रहेंगे, लोग आपसे लेते रहेंगे और उस एहसान को वो बहुत जल्दी भूल जाएंगे और आपको अकेला छोड़ जाएंगे। अगर एपीजे अब्दुल कलाम को अगर यही लगता कि कामयाबी खूबसूरती से मिलती है तो अब्दुल कलाम नहीं होते। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे लोगों ने बताया कि हीरो खूबसूरती से नहीं, हीरो टैलेंट से बना जाता है। और वही टैलेंट अगर आपके अंदर है तो फिर दुनिया के आडंबर 17 चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। मतलब मेरे दोस्त, अगर आपके मन में आलस है, अगर आपके शरीर में आलस भरा हुआ है तो आपकी खूबसूरती और आपका सब कुछ राजपाट किसी दिन सब चौपट हो सकता है। जरूरत है तो आपको मेहनत करने की, जरूरत है आपको सजग रहने की, जरूरत है आपको हर दिन सक्रिय रहने की, जरूरत है हर दिन कुछ नया सीखने की। और इसी उद्देश्य से हम चला रहे हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की ये सीरीज। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं रजत सिंह शेखावत, सत्यादि शर्मा क्लासेस इंदौर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए जुड़िए मेरे साथ मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की जिलेवार अध्ययन में मंडला जिले के साथ। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको मंडला जिला। बहुत ही रोचक चीजें हम मंडला जिले के बारे में पढ़ने वाले हैं। 2 पार्ट में मंडला जिले को पढ़ेंगे। 2 पार्ट में पढ़ने का मेरे दोस्त एक उद्देश्य होता है कि कुछ भी ना छूटे, चाहे एक दिन का इंतजार करना पड़े, लेकिन हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छा पढ़े जो कहीं पर नहीं मिलता हो। ठीक है दोस्त, शुरुआत करता हूँ मंडला जिले की। चैनल को आप लाइक जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और हमें सजगता के साथ बताते रहें कि आप क्या चाहते हैं। देखिए दोस्तों, ये मंडला जिले का नक्शा कहाँ पर? मध्य प्रदेश के नक्शे में। ठीक है ना, एकदम ऐसे पढ़ो, रिलैक्स होकर क्लास में पढ़ रहे हो, कोई टेंशन नहीं, समझो आप। ये मध्य प्रदेश का नक्शा है, समझ में आ रहा होगा। इस मध्य प्रदेश के नक्शे में आप देखेंगे तो ये मंडला कहाँ पर है? ये पूर्व में, दक्षिण पूर्व में, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और इन दोनों के बीच में दक्षिण पूर्व में, और ये है मंडला जिला। समझ में आ रहा है? हाँ, अब बहुत बड़ी दिक्कत आपको ये लग रही होगी कि सर ये क्या बना दिया, मंडला जिला तो छत्तीसगढ़ की सीमा को छू रहा है और हमारे पास तो किसी किताब में ऐसा नक्शा है ही नहीं जिसमें मंडला जिला छत्तीसगढ़ की सीमा को छू रहा है। तो उसमें थोड़ी गलती है। वो क्या करता है, किताब में मंडला जिले को स्पर्श करते हुए नहीं बताता है, परंतु
जब वो उन जिलों की गणना करता है जो छत्तीसगढ़ की सीमा को छूते हैं, तो फिर उसमें मंडला को दिखाता है। इसका मतलब क्या हो भाई साहब? इसका मतलब है कि जब आपके नक्शे में मंडला जिला स्पर्श नहीं कर रहा है तो छत्तीसगढ़ की सीमा को छूने वाले जिलों में मंडला का नाम नहीं आना चाहिए, लेकिन आता है, और आता है तो मंडला जिला छत्तीसगढ़ की सीमा को छूता है। यहाँ याद रखेंगे, ठीक है। मंडला जिले की बात करें तो याद रखिएगा, मंडला जिले का पुराना नाम, हम यहीं से शुरुआत करते हैं जिले की, प्राचीन नाम था गोंडवाना। क्या नाम था? गोंडवाना। और दोस्त मेरे याद रखना, मंडला जिले में अधिकतर गोंडी बोली बोली जाती है। गोंडी बोली, कौन सी? गोंडी। हाँ, अब यहां से करो, अंडरलाइन करो, कमलनाथ सरकार ने आदिम जाति एवं पिछड़े जिलों में अर्थात छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, सिवनी, जबलपुर के क्षेत्रों में ऐसी जगह जहां पर गोंड जनजाति निवास करती है, वहां के स्कूल पाठ्यक्रम में गोंडी बोली, गोंडी भाषा को पढ़ाना अनिवार्य कर दिया। ठीक है ना? अब वो कब तक चलेगा, आगे देखते हैं। दोस्तों, एक तथ्य यह भी मिला मुझे कि 1448 अर्थात भारत में मुगलों का आगमन ही नहीं हुआ था, उससे भी पहले मुगल आए ही नहीं थे, उससे भी पहले अंग्रेज नहीं, कोई भी नहीं, उससे भी पहले इसे माहिष्मती भी कहा जाता था। क्या कहते थे? माहिष्मती के नाम से जाना जाता था मंडला को, लेकिन वास्तविकता में याद रखिएगा इसे गोंडवाना कहा जाता था। नर्मदा किनारे अर्थात इसका मतलब ये है कि जो मंडला जिला है ये मध्य प्रदेश, ये मंडला और ये मंडला का नक्शा, मंडला का नक्शा, इसमें 6 तहसील दिख रही है। तो जो मंडला जिला है वो मंडला जिला, याद रखिएगा, मंडला जिला नर्मदा नदी के किनारे बसा हो। उससे ना कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा है, तो मंडला जिला नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। हाँ, इसकी एक और खासियत याद रखिएगा कि जो नर्मदा नदी है, वो नर्मदा नदी जो बहती है, वो नर्मदा नदी ऐसे बहते 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 आगे जाते हुए ये मंडला जिले में नीचे की तरफ जाती है और नीचे से इसको कुंडली आकार में घेरते हुए फिर आगे की ओर चली जाती है। मतलब समझ में आया आपको कि नर्मदा नदी मंडला जिले के पास से इस तरह से आती है और यूं नीचे जाकर यूं घेरते हैं और ये फिर चली जाती है, और ये जो जगह बची हुई है इसमें मंडला जिला आता है। मतलब प्रश्न बनता है कि नर्मदा नदी किस जिले को कुंडली आकार में घेरे हुए, तो कुंडली जो होता है ना उसी को मंडल कहते हैं। कुंडली को क्या कहते हैं? मंडल। तो जिले का नाम क्या है? मंडला। नर्मदा नदी जो कुंडली बनाती है ना इस तरह से जाकर नीचे आकर फिर ऊपर जाना, तो उसी को कहते हैं मंडल। मंडल मतलब होता है गोल घेरा, वो पूरा नहीं बन पाया, तो मंडला जिले का नाम मंडला इस तरह से है। पुराना नाम गोंडवाना है, नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ शहर। ये सब नोट करना है आपको, मैं ज्यादा टाइम रुक नहीं सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। कुंडली आकार में मंडला को घेरे, एकमात्र शहर जिसे कुंडली आकार में नर्मदा जी ने घेरा है वो है मंडला, ठीक है ना। अब यहाँ से याद रखिएगा, गोंड राजवंश की नगरी रही है। हाँ भाई साहब, गोंड राजवंश प्रमुखतः यहीं पर रहा है। गोंड राजवंश की नगरी रही है कौन सा? गोंडवाना क्षेत्र अर्थात मंडला जिला। और राजा हृदय शाह की राजधानी, गोंड राजा हृदय शाह की राजधानी रहा है कौन? मंडला जिला। गोंड राजा हृदय शाह की राजधानी मंडला, और गोंडों की राजधानी या उनका प्रमुख नगर रहा है मंडला, जो वर्तमान में मंडला जिला है वो। सबसे बड़ा वन प्रतिशत वाला जिला, अंडरलाइन करो, नोट करो और समझो। बोलोगे सर हमने कल पढ़ा सर्वाधिक वन बालाघाट में। हाँ मेरे भाई, सर्वाधिक वन वाला जिला जो है बालाघाट है, लेकिन सर्वाधिक वन प्रतिशत, यही तो हम बच्चा खा जाते हैं, यही तो हमसे गलती होती है कि सर सर्वाधिक वन बालाघाट में ही और ये फिर मंडला नहीं, वो है सर्वाधिक वन। समझ में आ रहा है? यह है सर्वाधिक वन प्रतिशत, मतलब कि इसका क्षेत्रफल के आधार पर वन, समझ में आ रहा ना, वो होता है प्रतिशत। सर्वाधिक वन वाला जिला बालाघाट, सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा होगा? मंडला। मंडला में 6 तहसील आती है, कौन कौन सी? नारायणगंज, निवास, घुघरी, बिछिया, नैनपुर और मंडला। कौन कौन सी? नारायणगंज, निवास, घुघरी, बिछिया, नैनपुर और मंडला, अर्थात जो मंडला है वो बीचों बीच में है। हाँ, इस आधार पर आप जरूर कह सकते हैं कि क्या मंडला जो शहर है, स्वयं मंडला शहर है, प्रॉपर मंडला शहर, क्या वो छत्तीसगढ़ को छूता है? फिर नहीं छूता। क्यों? क्योंकि ये जो जिला दिख रहा है ना, इस जिले में ये बिछिया जो दिख रही है ना, ये बिछिया जो है, ये बिछिया तहसील छत्तीसगढ़ को छूती है, मंडला स्वयं नहीं छूता है। इस कारण से कहीं कहीं दिया जाता है कि मंडला छत्तीसगढ़ को टच नहीं करता है, बाकी मंडला जिला तो करता है ना, मंडला खुद तहसील नहीं करती है, जिला तो करता है, बिछिया तहसील करती है उसकी। अब आइए आप, हाँ यहाँ पर देखिएगा, मैकाल श्रेणी व छत्तीसगढ़ का उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, ये जो मंडला है, यहाँ पर हमने क्या पढ़ा है, हर लेक्चर में पढ़ते हैं, ये सतपुड़ा श्रेणी गुजर रही है, ये सतपुड़ा श्रेणी। तो सतपुड़ा श्रेणी का ये यहाँ से जो बुरहानपुर से इधर वाला जो क्षेत्र है, ये कहलाता है राजपीपला की पहाड़ी, या आप कह सकते हैं बड़वानी, बुरहानपुर की पहाड़ी। फिर इधर कहते हैं तो बीच में आता है महादेव पर्वत, जिस पर है धूपगढ़ चोटी,
और जो सतपुड़ा का सबसे पूर्वी हिस्सा होता है जिसमें मंडला जिला आ रहा है, ये जगह कहलाती है मेकाल श्रेणी। राजपीपला पहाड़ी, महादेव पर्वत और ये इधर जो सबसे इधर आ रहा है ये कहलाता है मेकाल श्रेणी। तो मंडला जिला कहाँ पर है? तो मंडला जिला है सतपुड़ा की मेकाल श्रेणी में, और यहीं से लगता है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ का यह है उत्तरी क्षेत्र, तो हम कह सकते हैं छत्तीसगढ़ का उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र। तो याद रखिएगा दोस्त, छत्तीसगढ़ का उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र, या यूं याद रखिए सबसे महत्वपूर्ण मेकाल पर्वत श्रेणी में मंडला आता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को गठन हुआ। कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को गठन हुआ इसका। अब अंडरलाइन करना और नोट करना, ये सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है, इसलिए आप इसे स्टार बनाकर नोट करते चले। स्टार बनाकर क्यों? रीजन सुनिए। हमने कल पढ़ा था कि सर्वाधिक लिंगानुपात अर्थात सेक्स रेशो वाला जो जिला है वो था बालाघाट, पर मैंने कल ही बताया था पहला बालाघाट, दूसरा अलीराजपुर, तीसरा मंडला, चौथा डिंडोरी। टॉप 4 बताया था मैंने आपको। बालाघाट हो चुका है, अलीराजपुर पढ़ेंगे, हम पढ़ रहे हैं मंडला। तो मैं ये कहूंगा कि मंडला का लिंगानुपात कितना है? सेक्स रेशो। तो मंडला का लिंगानुपात है 1008, और ये प्रदेश में तीसरे नंबर पर है। पहला बालाघाट, दूसरा अलीराजपुर। बालाघाट 1021, अलीराजपुर 1011, मंडला 1008 और डिंडोरी 1002। ये तीसरे नंबर पर आता है मंडला 1008। अब यहाँ पर देखना, मंडला पूरे मध्य प्रदेश में तीसरे नंबर पर लिंगानुपात में, लेकिन ग्रामीण लिंगानुपात अर्थात गांव की कंडीशन देखें तो गांव में जो लोगों की कंडीशन है वहां पर लड़की और लड़कियों के जन्म में क्या अंतर है? तो औसतन अंतर ये है कि ग्रामीण लिंगानुपात में मंडला जिला प्रदेश में दूसरा है, टोटल लिंगानुपात में तीसरा है, ग्रामीण लिंगानुपात में दूसरा है, क्योंकि पहला अलीराजपुर है, और एसटी अर्थात शेड्यूल्ड ट्राइब्स अर्थात अनुसूचित जनजाति का भी लिंगानुपात निकालो, क्योंकि अनुसूचित जनजाति गौण जनजाति बहुत आती है। तो अनुसूचित जनजाति के लिंगानुपात में भी इसका दूसरा नंबर है, क्योंकि इसमें भी पहला अलीराजपुर है। अब क्लियर कट सुनो, सेक्स रेशो में मंडला जिले का नंबर तीसरा आता है, क्योंकि पहला बालाघाट, दूसरा अलीराजपुर, तीसरा मंडला, चौथा डिंडोरी। लेकिन ग्रामीण लिंगानुपात में जो होता है, जो रूरल होता है, रूरल सेक्स रेशो होता है, उसमें अगर देखो तो दूसरे नंबर पर, क्योंकि पहला अलीराजपुर है। एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स अनुसूचित जनजाति के लिंगानुपात में भी दूसरे नंबर पर, क्योंकि पहला देखो तो फिर अलीराजपुर। ये लिंगानुपात से 3 प्रश्न याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, रानी अवंतीबाई आपने सुना होगा, रानी अवंतीबाई लोधी। हमने बरगी डैम का नाम भी सुना है, रानी अवंतीबाई लोधी परियोजना। रानी अवंतीबाई और उनकी सहायिका, रानी अवंतीबाई और उनकी उनकी सहायिका का नाम है गिरधारी बाई। भाई साहब यहाँ से थोड़ा सा माइंड अलग ले जाओ और एक सोचो, आपको दिमाग में ये तो नहीं आ रहा झलकारी बाई ना, वो अलग पढ़ेंगे हम, झांसी की रानी झलकारी बाई वो अलग पढ़ेंगे। यहाँ देखिए रानी अवंतीबाई और उनकी सहायिका। अब यहीं से प्रश्न बन गया कि रानी अवंतीबाई की सहायिका कौन थी? गिरधारी बाई। गिरधारी बाई किसकी सहायिका थी? रानी अवंतीबाई। और ये दोनों कहाँ पर थी? तो याद रखना, अवंतीबाई और सहायिका गिरधारी बाई की समाधि है मंडला में। कहाँ पर है? मंडला में रानी अवंतीबाई और उनकी सहायिका रानी गिरधारी बाई की दोनों की समाधि है। बहुत अच्छा। हाँ, यहीं से याद रखना, ये जो रानी अवंतीबाई है इनकी रामगढ़ इनकी रियासत रही है। रामगढ़ रानी अवंतीबाई की रियासत रही है, रामगढ़ रानी अवंतीबाई की रियासत रही है। और ऐसा कहते हैं कि जो प्रदेश में क्रांति भड़की थी उस क्रांति की पहली महिला शहीद माना जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसे? रानी अवंतीबाई को। तो रानी अवंतीबाई और गिरधारी बाई दोनों की समाधि भी मंडला में है। आदिवासी जनजाति भूमि, ये जो मंडला जिला है ना भाई मेरे, ये जो मंडला है ना, ये आदिवासी जनजाति की भूमि है। उसका एक कारण है, यहाँ पर सर्वाधिक 60% गोंड जनजाति, गोंड जो शेड्यूल्ड ट्राइब से है वो निवास करती है। फिर से सुनना, आदिवासी जनजाति कहलाती है, भूमि कहलाती है, क्योंकि 60% तो गोंड निवास करते हैं। मतलब सीधी सी बात है भाई, प्रदेश में सर्वाधिक गोंड जनजाति कहाँ निवास करती है? वो निवास करती है मंडला जिले में। अभी पूरी गोंड जनजाति पढ़ाने वाला हूँ मैं। मनेरी, देखो फिर से मैं वापस पीछे जाऊंगा, मैं कहूँगा कि बोरेगांव, छिंदवाड़ा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैंने इस तरह से आपको बोरेगांव, छिंदवाड़ा में पढ़ा। मतलब ये है कि मैंने जहाँ जहाँ के प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं वो सब पढ़ाए हैं। एक औद्योगिक केंद्र यहाँ पर भी है, मनेरी। कौन सा है? मनेरी मंडला। नाम से ऐसे पढ़ना, मनेरी मंडला, मनेरी मंडला, तो हमेशा याद रहेगा। मनेरी मंडला अर्थात मनेरी औद्योगिक केंद्र है। यहाँ पर कौन सा औद्योगिक केंद्र है? मनेरी औद्योगिक केंद्र है। और
मध्य प्रदेश का लकड़ी चीरने का सबसे बड़ा कारखाना, नोट करना मेरे दोस्त, लकड़ी चीरने का सबसे बड़ा कारखाना मनेरी मंडला में है, लेकिन लकड़ी चीरने का पहला कारखाना होशंगाबाद के इटारसी में खुला था। जो लकड़ी चीरने का पहला कारखाना था वो होशंगाबाद के इटारसी में खुला जरूर था, लेकिन प्रदेश का सबसे बड़ा लकड़ी चीरने का कारखाना मनेरी मंडला में है, और मनेरी मंडला में ही क्या है, औद्योगिक केंद्र है। याद रहेगा, आपको याद रखना है कि ये जो मनेरी है ना, इसी स्थान पर, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये मनेरी में प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाल ही में 2018 में IOC अर्थात इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के LPG बॉटलिंग प्लांट की स्थापना की है, आधारशिला रखी है। मोदी जी ने क्या किया है, मनेरी में पीएम मोदी जी ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के LPG बॉटलिंग प्लांट की आधारशिला रखी। कहां पर, मनेरी मंडला में। इधर देखिए, चुटका गांव पूछा जाता है, आपको मिलेगा प्रदेश में प्रथम एकमात्र में उत्तर आता है। चुटका गांव में प्रदेश का पहला परमाणु बिजली संयंत्र, लिखा है ना पहला, मतलब यहां से प्रश्न बन गया, प्रदेश का पहला बिजली कौन सा, परमाणु संयंत्र, परमाणु बिजली संयंत्र, ऑटोमिक एनर्जी होती है ना, उसकी पूछ रहा है। वो पहला चुटका गांव मंडला में है। इसके बनने से मंडला जिले के कान्हा किसली नेशनल पार्क में बड़ी समस्याएं आ रही है, तो ये याद रखिएगा आप। 1400 मेगावाट इसकी कितनी है भाई साहब, 1400 मेगावाट, 1400 मेगावाट विद्युत उत्पादन का इसका लक्ष्य है। आगे देखते हैं, ये है पंचायती राज से संबंधित क्वेश्चन, और ये प्रश्न है 2018 का, ये याद रखना, अंडरलाइन कर लेना, 2018 का क्वेश्चन है। पंचायती राज दिवस, एक प्रश्न यहीं से निकालो, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो पंचायती राज दिवस आता है 24 अप्रैल। कब आता है, 24 अप्रैल। अब इसकी पूरी कहानी सुनो। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस तारीख को 1994 में इसे हमने अंगीकृत कर लिया था। लेकिन वो जो आपका संविधान संशोधन हुआ था, 73वां संविधान 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, उसके आधार पर तो हमने 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस था मतलब, लेकिन ये पहली बार कब मनाया, तो मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, ये अमेंडमेंट तो 1993 का है, लेकिन पहली बार पंचायती राज दिवस डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार जब थी, अर्थात वर्ष 2000 से मना रहे हैं। अर्थात याद रखना, अभी जो मोदी जी ने लॉकडाउन के समय में पंचायती राज दिवस पर संबोधन दिया था, वो संबोधन जो था ना वो 2020 का, लेकिन इसकी शुरुआत कब से हुई, तो पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को आता है। 73वें संविधान संशोधन 1993 के तहत इस तारीख को चुना गया, लेकिन ये 2018 की बात कर रहा हूँ, लेकिन पहली बार शुरू हुआ था 2010 में। अंडरलाइन कर लेना कि पहली बार पंचायती राज दिवस कब मनाया गया, तो वर्ष 2010 में। और मोदी जी ने क्या किया, रामनगर, मंडला का रामनगर पंचायती राज दिवस अर्थात 24 अप्रैल 2008 को रामनगर से मोदी जी ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान अर्थात स्वयं का एक शासन, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान प्रारंभ किया। कहां से, रामनगर। जिला याद रखो, क्लियर आप, मंडला से। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान किस जिले से प्रारंभ हुआ, मंडला से, ठीक है ना। काष्ठ शिल्प और टेराकोटा शिल्प याद रखना, फिर से सुनना, काष्ठ शिल्प और टेराकोटा शिल्प, इन दोनों में मंडला जिले में बहुत ज्यादा काम होता है। काष्ठ शिल्प और टेराकोटा क्या है भाई, काष्ठ का मतलब होता है लकड़ी, काष्ठ का मतलब क्या होता है, लकड़ी, अर्थात लकड़ी पर जो उकेरी गई आकृतियां होती है, लकड़ी पर जो बनाए गए चित्र होते हैं, वो काष्ठ शिल्प कहलाती है। लकड़ी को काट काट के छेनी से एक सुंदर आकृति देना काष्ठ शिल्प कहलाती है। और ये जो है काष्ठ शिल्प चित्तौड़गढ़ राजस्थान में, पूरे भारत में चित्तौड़गढ़ राजस्थान इसका गढ़ है काष्ठ शिल्प का। समझ में आया कि नहीं आया। और टेराकोटा शिल्प, राजसमंद जिला आपने सुना होगा, वो भी राजस्थान में, अर्थात काष्ठ शिल्प, टेराकोटा शिल्प, इन दोनों में राजस्थान का देश में प्रथम नंबर है। वहीं से ये प्रकृति हमने अपनाई है, प्रक्रिया, और मंडला इसके लिए प्रसिद्ध है। टेराकोटा क्या होता है, तो देखिए भाई टेराकोटा क्या होता है, टेराकोटा का मतलब होता है एक तरह की मिट्टी। समझ में आ रहा है कि नहीं, अर्थात मिट्टी पर जो उकेरी गई कला होती है ना, मिट्टी को तपाकर बनाया गया और उस पर उकेरी गई। अर्थात मान के चलो एक ईंट, वो मिट्टी है, मिट्टी को जमाया, आकार दिया, तपाया, बनाया, उसके ऊपर आकृति बनाना। हनुमान जी की कई मूर्तियां आपको मिल जाएंगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, उस तरह से। तो ये हो गया टेराकोटा और काष्ठ शिल्प, इन दोनों में मंडला प्रसिद्ध है। और काष्ठ शिल्प चित्तौड़गढ़ राजस्थान, टेराकोटा राजसमंद राजस्थान। चटाई, हर्रा, लाख उत्पादन में यहाँ पर मतलब सबसे ज्यादा उत्पादित होता है क्या, हर्रा बेहड़ा सुना होगा ना आपने, त्रिफला चूर्ण बनता है, हर्रा बेहड़ा मिलाया जाता है। लाख जो चूड़े बनाने के काम में आता है,
उसकी बात कर रहा हूँ। और एक फूड पार्क हम बात करेंगे, और भी बात करेंगे, खरगोन में भी है, लेकिन यहाँ पर एक फूड पार्क भी मंडला में है। हालोन परियोजना, इन परियोजना में कुछ का आपने नाम सुना, कुछ का नहीं सुना, जैसे कि हालोन परियोजना, थावर परियोजना और मटियारी परियोजना। याद रखिएगा, जो हालोन परियोजना है, थावर परियोजना है, मटियारी परियोजना है, तीनों परियोजना मंडला जिले में है मेरे दोस्त। कहाँ पर है? मंडला जिले में। इधर देखिए, लाल पीली मिट्टी, किस तरह की मिट्टी पाई जाती है यहाँ पर लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। और इसी तरह की मिट्टी जो थी वो बालाघाट में हमने पढ़ी थी। लाल पीली मिट्टी मतलब ये होगा, सीधी सी बात है, मोटे टाइप के अनाज या फिर बरसाती अनाज पैदा करेगी, क्योंकि यहाँ पर वर्षा जो होती है 125 से 150 सेंटीमीटर के बीच में होती है। समझ में आया? अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, वन अधिक है यहाँ पर। चावल, गेहूं और तिल उत्पादन, चावल, गेहूं और तिल उत्पादन होते हैं। इधर देखिए अंतिम प्रश्न, डोलोमाइट, ग्रेफाइट और बॉक्साइट। खनिज की अगर बात करें तो डोलोमाइट, ग्रेफाइट और बॉक्साइट, ये सारे खनिज भी हमें कहाँ पर मिल सकते हैं? मंडला में। हाँ, तांबा और मैग्नीज की बात हम यहाँ नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो बालाघाट और छिंदवाड़ा में देखो, खास करके बालाघाट का एकाधिकारी मानो उस पर। ठीक है, तो ये बहुत खास कुछ प्रश्न हैं, इससे आप स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि अभी मैं आपको बस एक चीज और पढ़ाऊंगा, वो पढ़ाऊंगा गोंड जनजाति। उसके बाद में बाकी जो बचा है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा पार्ट 2 में। आप इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ मेरे मित्रों, आ जाइए, शुरुआत करते हैं हम गोंड जनजाति से। ठीक है, गोंड जनजाति को हम इसमें पढ़ेंगे, इसके बाद में हम बाकी जो शेष बचा है पार्ट 2 में पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो कम से कम ज्यादा लंबा वीडियो भी नहीं होगा। देखो भाई, गोंड जनजाति, गोंड जनजाति मुख्यतः इसकी उत्पत्ति तेलुगु भाषा के एक शब्द है कोंड। कौन सा शब्द है? कोंड। तेलुगु भाषा के कोंड शब्द से मानी गई है। तेलुगु भाषा का जो शब्द है कोंड, कोंड से उत्पत्ति हुई है गोंड की। कोंड से क्या उत्पत्ति? गोंड की। जो तेलुगु भाषी शब्द है कोंड, कोंड इसका अर्थ होता है पहाड़। कोंड शब्द का अर्थ होता है क्या? पहाड़। और पहाड़ में जो निवास करे, अर्थात जो जंगलों में निवास करे, वो क्या कहलाते हैं? पहाड़ी क्षेत्रीय वाले निवासी, अर्थात कोंड से बना क्या? गोंड। गोंड जनजाति याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। बेशक देश की बड़ी जनजाति है, मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति है। तो याद रखना, यदि गोंड मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति है, तो पहली तो भील जनजाति प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। भील जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। गोंड जनजाति दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है प्रदेश की। गोंड जनजाति की उत्पत्ति, शब्द की उत्पत्ति तेलुगु भाषा के शब्द कोंड से हुई है। कोंड का मतलब होता है पहाड़, और जो पहाड़ में निवास करे, कोंड से बना फिर क्या? गोंड। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं इसमें क्या है। यही सारी चीजें लिखी हुई है, देख लो आप यहाँ पर, समझा मैंने आपको दिया। तेलुगु शब्द कोंड से उत्पत्ति हुई, पहाड़ अर्थ होता है। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिएगा, मढ़ई मेला। मढ़ई मेला मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। मेलों वाले में जो विद्यार्थी पहली बार ही देख रहे हैं, वो देखे कि हमारी एक सीरीज चल रही है। आपको सत्याजी शर्मा क्लासेस इंदौर का, आप जैसे आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे, ऑल नोटिफिकेशन ओके करेंगे आप, तो आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें आपको हिंदी के लेक्चर, आपको मैथ्स के लेक्चर, अर्थव्यवस्था के लेक्चर और एमपी के लेक्चर भी, आपको सारे लेक्चर एक साथ मिल जाएंगे सीरीज भाई। मढ़ई मेला जो है, याद रखना, गोंड जनजाति का सबसे बड़ा मेला है। मढ़ई मेला गोंड जनजाति का सबसे बड़ा मेला है, और ये 2 जगह पर लगता है, एक मंडला और एक डिंडोरी। एक बच्चे का प्रश्न था, सर अगर दोनों आ गए तो फिर भाई सबसे बड़ा मेला जो है मंडला में लगता है, तो फिर उत्तर आपको मंडला दे देना है। मेघनाथ त्योहार ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ये भी आपको मैं पढ़ाया है छिंदवाड़ा में। तो याद रखना, ये गोंड जनजाति का प्रमुख त्योहार है। कौन सा? मेघनाथ। ठीक है, और मढ़ई मेला। हाँ, गोंड जनजाति की अगर बात करें तो इसके व्यवसाय के आधार पर, निवास स्थान के आधार पर नहीं, व्यवसाय के आधार पर अगर देखा जाए तो गोंड जनजाति की भी उपजातियां हैं, अलग अलग भागों में बटी हुई है। ठीक है ना, देखो, एक राजगोंड और धुरगोंड जो होता है वो निवास के आधार पर, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर व्यवसाय के आधार पर। व्यवसाय के आधार पर गोंड जनजाति की उपजातियां, तो देखना, एक होती है अगरिया। अब अगरिया कौन होते हैं? याद रखना, अगरिया वो होते हैं जो लोहे का व्यवसाय करते हैं। समझ में आ रहा है ना, जो लोहे का व्यवसाय करते हैं, लोहे से कुछ ना कुछ शस्त्र अस्त्र बनाते रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अगरिया। प्रधान, जो पूजा पाठ करते हैं वो प्रधान कहलाते हैं। ओझा, जो तंत्र मंत्र विद्या में ध्यान देते हैं, जो तंत्र मंत्र विद्या में पारंगत होते हैं, वो ओझा कहलाते हैं। सोल्हास अर्थात बढ़ई। बढ़ई मतलब
वो जो कारीगरी का कार्य करता है ना, लकड़ी से कुछ ना कुछ बनाने का या फिर सोफा गेट द्वार बनाने का, लकड़ी का जो काम करता है कारीगरी का, वो सोल्हास है। और कोलाई भूतिस भी एक इसकी उपजाति है। कोलाई भूतिस का व्यवसाय होता है नगरों में शहरों में जाकर गान गाना और कीर्तन वगैरह करना, नाच कर और गाकर जो पैसा कमाता है वो गोंड जनजाति की कोलाई भूतिस उपजाति होती है। तो अगरिया, प्रधान, ओझा, सोल्हास और कोलाई भूतिस गोंड जनजाति की उपजातियां हैं। अगरिया जो है लोहे का व्यवसाय करते हैं। मैंने आपको जब आपको बेगा जनजाति पढ़ाई थी पिछले लेक्चर में, तब मैंने आपको बताया था कि मैं गोंड जनजाति में भी एक बात बताऊंगा। वो क्या है? बेरियर एल्विन। नहीं पता है तो आप देखो, आपको मिलेगा बालाघाट में। बेरियर एल्विन ने किताब लिखी है द बेगास। पिछले लेक्चर में पढ़ा हमने। हाँ, तभी मैंने कहा था कि इसने एक और किताब लिखी जिसका नाम है द मूरिया एंड देयर घोटुल। द मूरिया एंड देयर घोटुल। अब घोटुल शब्द पे आप बस यहाँ अंडरलाइन कर लो, बस याद रखना, द मूरिया एंड देयर घोटुल किताब किसने लिखी? बेरियर एल्विन ने। अब घोटुल क्या है मैं आपको बताता हूँ। रीना, गेंडी, गोंचो और कर्मा, ये सब गोंड जनजाति के प्रमुख नृत्य हैं। रीना, गेंडी, गोंचो और कर्मा। अब इसमें सबसे खास याद रखिएगा, हालांकि सभी महत्वपूर्ण आपको याद रखना। गोंड से गेंडी याद रखना, बस रीना आपको याद रखना है, गोंड जनजाति का। गोंचो, गोंड से गोंचो याद रहेगा। कर्मा तो मैंने आपको कल बता ही दिया था। कर्मा नृत्य एकमात्र ऐसा जनजातीय नृत्य है जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। यह नृत्य महिला प्रधान नृत्य होता है और गोंड जनजाति के द्वारा जो किया जाता है ना कर्मा नृत्य, वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है कर्मा नृत्य। गोंचो, इसकी खासियत याद रखिएगा, छिंदवाड़ा की गोंड जनजाति ने हाल ही में जो खजुराहो नृत्य समारोह हुआ था, उस खजुराहो नृत्य समारोह में प्रस्तुति दी थी। तो वो कौन सा था? गोंचो नृत्य। पूछा जाएगा कि गोंड जनजाति का जो 2019 में खजुराहो नृत्य समारोह हुआ था, उस नृत्य समारोह में गोंड जनजाति ने किस नृत्य की प्रस्तुति दी थी? तो वो है गोंचो की। ये होगा आपका 19 का करंट अफेयर्स। ठीक है। देवता, इनके प्रमुख देवता है दूल्हादेव। कौन है गोंड जनजाति के प्रमुख देवता? दूल्हादेव। ठीक है ना। विवाह, महत्वपूर्ण चीज यहां से समझिए। दूध लोटावा विवाह, घोटुल प्रथा, चढ़ विवाह, लमसेना विवाह और विधवा विवाह। एक का नाम आपको पता चल रहा होगा, विधवा विवाह मतलब का जिसका पति स्वर्गवासी हो गया है, उससे किसी दूसरे का ब्याह हो जाना। अब यहाँ पर देखिए, दूध लोटावा विवाह। दूध लोटावा का मतलब होता है भाई मामा और बुआ के बेटे बेटियों में संबंध होना। दूध लोटावा मतलब कि जैसे कि अपनी मदर है, अब मदर जिनके यहाँ से लाए गए हैं, वो जो मम्मी का जो दूसरा घर है वो क्या हो गया? मामा का घर हो गया। दूध लोटावा अर्थात दूध का मतलब हम ये जानते हैं हमारी माँ, उसका एक कर्ज लौटाना है। अब किसे लौटाएंगे? जहाँ से हमारी माँ आई है। अब जहाँ से हमारी माँ आई है वो तो मामा का घर है। तो मामा और बुआ, मामा बुआ के बेटे बेटियों में संबंध करवाना, जो भाई बहन कहलाते हैं वैसे तो हमारे इसमें, वो होता है दूध लोटावा। घोटुल प्रथा, घोटुल प्रथा जो कि एक निंदनीय प्रथा है। घोटुल प्रथा में क्या होता है? विवाह से पहले लड़के एवं लड़कियों को प्रणय संबंध बनाने की छूट दे दी जाती है। लड़के एवं लड़की विवाह से पूर्व ही दोनों प्रणय संबंध बनाते हैं। इसमें परिवार रजामंदी से इनको दोनों को छूट देता है और उसके बाद में ये तय करते हैं विवाह होगा नहीं होना। तो ये घोटुल प्रथा है और घोटुल प्रथा एक जानने वाली प्रथा है जिसके ऊपर से किताब लिखी है। तो ये आ गया द मूरिया एंड देयर घोटुल, ये आ गया। समझ में आ रहा ना? घोटुल प्रथा पे बेरियर एल्विन ने लिखी। चढ़ विवाह, चढ़ विवाह क्या होता है भाई? उससे पहले आप समझ लीजिए लमसेना विवाह। लमसेना विवाह क्या होता है? लमसेना विवाह का मतलब होता है भाई घर जवाई। समझ में आ रहा ना? जब लड़के के घर क्या होता है, लड़की के घर लड़का विवाह से पहले चला जाता है, फिर वो वहाँ पर लड़की के यहाँ अपने परिवार की तरह लड़की के माँ बाप की सेवा करता है, खेती बाड़ी का कार्य करता है और उससे क्या होता है, वो उनको प्रभावित करता है। यदि वो लड़की के माता पिता का हृदय जीतने में सक्षम है या फिर उसमें पूर्ण हो पाता है तो उसका विवाह कर दिया जाता है और फिर बेटे बेटी वहीं पर रहते हैं, घर जवाई। चढ़ विवाह में क्या होता है भाई मेरे? लड़की क्या करती है, जिससे प्रेम करती है उस लड़के के घर चली जाती है। उस लड़के के घर जब चली जाती है तो रात में जब वो घर जाती है अपने घर वालों को बिना बताए, तो लड़का क्या करता है, अपने घर की जो छत होती है, चाहे खरपेल हो चाहे टीन हो, उस पर से एक कलश पानी डोलता है। वो कलश का पानी जब बहकर आता है तो लड़की उसे अपने सिर पर झेलती है और इसके बाद में लड़के की जो माँ होती है वो लड़की को अपने घर में लाती है। तब से वो लड़की उस गाँव की हो जाती है जिस गाँव का लड़का है। पंचायत बैठी जाती है, लड़की के माता पिता को सूचना की जाती है। लड़की के माता पिता जब नहीं मानते हैं तो उन्हें मनाया जाता है
और मनाया जाता है तो कुछ धन या कुछ मतलब धन धान्य देकर उन्हें मना लिया जाता है। इसे ही कहते हैं राजी करना। राजी बाजी विवाह भी आपने सुना होगा, राजी करना। फिर क्या करते हैं, लड़की वाले सारी सुविधा के साथ लड़के वालों के घर आते हैं और यहाँ पर एक मंडप गढ़ता है। सारी सुविधा के साथ लड़कों वालों के घर आते हैं, फिर अपनी लड़की को ले जाते हैं। फिर जो लड़का होता है वो बारात लेकर लड़की वालों के घर जाता है। तो ये जो विवाह प्रक्रिया होती है राजी बाजी और उसी की प्रक्रिया में होता है लड़के का लड़की के घर जाना, वो होता है चढ़ विवाह। तो याद रखिएगा, चढ़ विवाह, लमसेना विवाह, विधवा विवाह तो आप जानते ही, घोटुल प्रथा मैंने आपको बता दिया और दूध लोटावा भी आपको बता दिया। ये गौंड जनजाति में प्रथाएं हैं विवाह की। इस तरह से बड़ी ही जानने योग्य जनजाति है। तो दोस्तों मेरा आपसे यही कहना है कि ये हमने पढ़ा है मंडला जिले का पार्ट 1। अभी मंडला जिले का पूरा पर्यटन बचा है, मंडला जिले की कुछ खास योजनाएं बची हैं, मंडला जिले के धार्मिक स्थल बचे हैं और मंडला जिले के प्रमुख व्यक्तित्व बचे हैं, जो पर्सनैलिटी है, जो जिन्हें जानना है हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जैसे हमारे लेक्चर में पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। तो मेरे दोस्त आप घर बैठे आराम से पढ़ते रहिए, कोई समस्या हो कमेंट्स करते रहिए और वीडियो को लाइक जरूर करें, निरंतर बने रहें। जो निरंतरता नहीं रखेंगे वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएंगे। और जो आज कहानी सुनाई उससे जरूर सीख लीजिएगा। मिलता हूँ आपको मैं मंडला जिले के पार्ट 2 में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, अलविदा, जय हिंद।